हाय, मैं अमन सिंह, अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूं मॉडल पेपर विज्ञान का। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट में होता है आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स से हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। रेटिना जो है उसी को हम दृष्टिपटल कहते हैं। तो कृपया कंफ्यूज ना हो इसमें। यहाँ पे दृष्टिपटल जो होगा इसका आंसर होगा। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है वो इसमें दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखिए, तो जब फोकस दूरी माइनस की होती है तो वो अवतल लेंस या अवतल दर्पण होगा। तो इसमें लेंस पूछ रहा है तो दोनों अवतल लेंस होंगे। अगला दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसका आंसर दिया हुआ 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। इसको आप शक्ति या सामर्थ्य के सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जा सकती है? जनरेटर से उत्पन्न की जाती है और उसे हिंदी में कहते हैं हम जनित्र कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं। किसी प्रकाश किरण का पथ दर्शाइए जब वह वायु से जल में, जल से वायु में तिरछी प्रवेश करती है। तो इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ये अपवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको कह रहा है। जब कोई भी प्रकाश सघन से विरल में जाए और विरल से सघन में जाए तो प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह विलंब की तरफ झुकेगा या विलंब से दूर जाएगा। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसके सारे फैक्टर के आपको लिखने हैं। सारे फैक्टर क्या क्या होते हैं। विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा एवं उसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत सामर्थ्य को किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं विद्युत शक्ति को या सामर्थ्य को, और उसकी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? किरण आखिर आरेख खींचकर समझाइए। अथवा में आपको एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको न्यूमेरिकल चूज करना चाहिए लगाना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और थ्योरी में आपका नंबर काट लिया जाएगा, आपके या तो राइटिंग की वजह से या कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से। और अगर आप इसको करते हो या फिर आप अगर न्यूमेरिकल को करते हो तो आपको 4 के 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो ये कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब कभी भी किसी श्वेत प्रकाश की किरण को, सूर्य की प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह पर्दे पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला आते हैं तीसरे का ख, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, संयोजन का निष्कर्ष लिखिए। देखिए, 3 प्रतिरोध हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ने पे उसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना है, मतलब डेराइव करना है, इसको डेरिवेशन करना है। आप कैसे डेरिवेशन करोगे? या अथवा दिया हुआ है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, मतलब कि आपको बताना है कि विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा लिखनी है और इसका सूत्र जो है वो विभवांतर के रूप में लिखना है, धारा के रूप में लिखना है और धारा और प्रतिरोध के रूप में लिखना है। उसके बाद विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखना है, मतलब 5 सूत्र आपको लिखने हैं। अगला है विद्युत मोटर की, ये बहुत ही कॉमन सा आपका एक बहुत ही कॉमन सा ये आता है, हर बार आता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये 7 नंबर में आता है। मोटर की संरचना, सिद्धांत एवं क्रियाविधि लिखिए तथा इसमें विभक्त वलय का महत्व बताइए। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, मतलब कि एसी जनरेटर की संरचना, सिद्धांत एवं क्रियाविधि लिखिए तथा इसमें ब्रशों का कार्य बताइए कि इसमें कार्बन ब्रश जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में बताना है और इसकी संरचना कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं। जैसे इसमें 2 मैग्नेट होते हैं, ठीक है, साथ में आपका आर्मेचर लगा होता है, ये सारी चीज़ें। और सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पे ये काम करता है, उस सिद्धांत के बारे में लिखना है और क्रियाविधि, इसकी वर्किंग मेथड, कैसे ये वर्क करता है, वो चीज़ आपको लिखनी होती है और आपको 7 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप इसके फिगर को ज़रूर बनाएं
और बहुत ही खूबसूरत फिगर बनाएंगे जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उसको आप अगर कम भी डिस्क्राइब करते हो तो आपको 7 में से 6 नंबर 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मोटर और जनरेटर में से कोई एक ज़रूर देख के जाएं, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं हम अपने खंड ख रसायन विज्ञान की तरफ। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप किसी एक को मार देंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभवतः पीएच होगा। मतलब कि पीएच का मतलब आपको पता ही है, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल वो स्केल होता है जो आपको अम्ल और क्षार के सूचना देता है, वो एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। अगला है ब्यूटेनोन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है ब्यूटेनोन, मतलब कि लास्ट में ओन आ रहा है तो इसका मतलब ये कीटोन ग्रुप का ही कोई सदस्य होगा। तो इसमें कीटोन ग्रुप कीटोन जो होगा वो इसका क्या होगा, सही विकल्प होगा। यहाँ पे देखिए 3 बहुविकल्पी आपको इसमें भी मिल जाएंगे, रसायन विज्ञान में भी। अब आते हैं अम्ल एवं क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, और आर्हेनियस ने क्या अवधारणा दी थी अम्ल और क्षार को, और एक एक उदाहरण देकर आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर में आपका सवाल आ सकता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए और जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। तो आपको पता है कि सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ठीक है, पता है आपको किसका भी यूज़ करते हैं, चूने का यूज़ करते हैं। आप चूने का सूत्र लिखिए और उसका H2 के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। फेन प्लवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि ये आपका है धातुओं के शोधन में, धातुओं का शोधन किस प्रकार किया जाता है, तो एक होता है फेन प्लवन विधि, एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये जो होता है इस विधि को आप आराम से लिख सकते हो, 2 नंबर में मिल जाएगा आपको। अगला है समीकरण को संतुलित करना है। तो Fe + H2O से बनता है हमारा Fe3O4 और प्लस H2। तो इसमें आप इसको बैलेंस करेंगे तो Fe जो है यहाँ पे Fe3 हो जाएगा। तो 3 को आप क्या करेंगे, 3 को आप Fe में, इस Fe में 3 आगे जोड़ देंगे तो 3Fe इधर हो जाएगा। और साथ में जो है वो देखिए वो Fe3O4 तो O4, तो O4 का मतलब यहाँ पे O में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 4 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो इन सारे समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। अगर आपको ये नहीं आता है, मुझे तो नहीं लगता कि आप अगर ये ना करें तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान है, बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। IUPAC नाम थोड़ा सा आपका टिपिकल हो सकता है। IUPAC नाम जो है 4 दिए हुए हैं, ये भी 4 नंबर के होंगे, ये भी 4 नंबर के होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप संतुलित करना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो बच्चे दोनों में एक्सपर्ट हैं, मैं उनको कोई भी करने के लिए यहाँ पे विकल्प दे सकता हूँ, वो कोई भी कर सकते हैं क्योंकि उनको अगर आ रहा है तो, क्योंकि नाम भी ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे कार्बनों की गिनती कर लेंगे और उसके साथ आप ये देख लेंगे कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का नाम लिख के और कार्बन का नाम लिख के, और उस हिसाब से आप एल्कीन एल्काइन देख के आप कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप खुद अपना लेके लिख के पढ़ सकते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये सारी अपचयन अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, उनको एक एक उदाहरण देके आप समझा सकते हैं। अथवा आप क्या करें, आप धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिख सकते हैं, इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दे दीजिए और इसके प्रॉपर्टी और इसके यूज़ को बता दीजिए, तो आपको 7 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप या तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए और उसके प्रकार को बताइए, और या तो आप धावन सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, उसका अणुसूत्र लिखिए और उसके बनाने की विधि रासायनिक समीकरण दीजिए और उसका प्रॉपर्टी बता दीजिए और साथ में आप उसके उपयोग को भी बता दीजिए। अब आते हैं अपने खंड ग जीव विज्ञान। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किडनी क्या करता है, वो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, तो वो उत्सर्जन से संबंधित है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यहाँ पे होगा सिनेप्स। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि वे क्या कर सकें। अगर कोई भी जीवधारी जनन करता है तो जनन करने का मतलब ये होता है कि वो क्या कर सकता है, अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकता है, अपने आने वाले जनरेशन को बढ़ा सकता है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 46 + XX, 44 + XY, 46 + XX और 46 + XY।
तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे होगा 44 प्लस XY, ठीक है। पुरुष में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। 44 गुणसूत्र तो होते ही हैं और 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं और XY होते हैं। महिला में XX होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। ATP, ADP, NADP का पूरा नाम आप लिख सकते हैं, एमिनोसिन ट्राइफास्फेट, ठीक है, डाइफास्फेट, NADP, इन सब का नाम आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, क्योंकि ये आ सकता है। DNA RNA का भी आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, वो भी बहुत बार पूछा गया है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है वो लिख दीजिए। अगला है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, ये भी आप लिख देंगे। इसमें एक एक नंबर के ये सारे सवाल हैं। लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लैमार्कवाद और डार्विनवाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप मूलभूत अंतर आप इसका बता सकते हैं स्पष्ट करके। आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे लैमार्कवाद, एक तरफ लिखेंगे डार्विनवाद, और उसमें एक एक 3 पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो आपका ये अंतर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिएगा। अग्रचवर्णक, ठीक है, कृदंत होते हैं, तो ये सारे जितने भी होते हैं उनका आप नाम लिख देंगे और बता देंगे कि ये किस किस काम में आते हैं, उनका वर्णन कर दीजिए। आपको अगर लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में नहीं डिफरेंस पता है तो सबसे आसान इसमें ये होता है कि आपको और करके देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए। अगर आप एक नहीं जानते हैं तो दूसरा आप ज़रूर कर सकते हैं। अगला है पाचन से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। पाचन क्रिया में आग्नेयसिक पाचक रस की भूमिका का वर्णन कीजिए। पाचन से आप क्या समझते हैं, मतलब कोई भी भोजन अगर हम अपने मुख गुहा से लेते हैं तो वो अंदर जाके हमारे पेट में कितने सारे प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस को वर्णन कीजिए और इसमें कौन कौन से पाचक रस जो होते हैं वो भाग लेते हैं, और आग्नेयसिक जो रस होता है उसको, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको भी आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। या फिर आप पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कर सकते हैं, जिसमें आप टेस्टिस बना सकते हैं और पेनिस को बना के और उसमें शुक्रवाहिका शुक्रनलिका को दिखा सकते हैं और उनका क्या करेंगे, सिर्फ सचित्र, और उसके बाद से उसका वर्णन कर दीजिए कि वो टेस्टिस किस काम में आता है, शुक्रनलिका किस काम में आता है, और वो जो पेनिस होता है उसका क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे वर्णन कर देंगे। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम दिए थे उसको उदाहरण सहित आप वर्णन कर देंगे। उदाहरण सहित वर्णन करने का मतलब ये है कि एक संकरण करेंगे तो कैसे कौन कौन से प्रजाति के मतलब कि अगले पीढ़ी में जनरेशन में आएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बतानी होती है। ओपेरिन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ओपेरिन एक वैज्ञानिक है जिसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, विभिन्न अवस्थाओं का आप वर्णन करके उनको बताइए। मुझे लगता है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण से वर्णन करना बहुत ही आसान होगा। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मतलब कि एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक टीचर हर एक स्कूल में इसको इम्पोर्टेंट कह के करार दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको ध्यान से पढ़ लें। तो आई थिंक ये हमारा पेपर का मॉडल है, इसी से आप लोग को तैयारी करनी है, इसी से कई सारी चीज़ें लड़ सकती हैं, कई सारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसी ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद।